दोस्तों नमस्कार और प्यारे विद्यार्थियों, माई सेल्फ BL चौधरी, सीनियर बॉटनी फैकल्टी CLC सीकर। कोविड-19 के इस संकट काल, वैश्विक महामारी के संकट काल में भी CLC आपके साथ है। इसी कड़ी में CLC ने जो प्रीवियस ईयर्स नीट के जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया और उसमें सॉल्यूशन के साथ साथ लॉजिक्स NCERT को क्लियर किया। तो अपन जो इकोलॉजी फर्स्ट के 2 चैप्टर कर चुके थे 41 क्वेश्चन तक, अब अपन 42 क्वेश्चन से इकोलॉजी सेकेंड एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण और एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरणीय मुद्दे जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है वो अपन करेंगे। क्लियर? और आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ें, बहुत समझे लाइनों को और लॉजिक्स को आप देखें। तो स्टूडेंट्स अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से, फिर आपका एनवायरमेंटल इशू से जो 13 से 19 तक के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। तो बेटा देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सिटिव प्लांट कंजर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सिटिव पादप संरक्षण प्रयुक्त नहीं होता है। आप जानते हो कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो 2 टेक्निक है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू टेक्निक होती है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन सिटू कंजर्वेशन में आपका क्या होता है बेटा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिट में, उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसको कंजर्व किया जाए, उसको संरक्षण प्रदान किया जाए। और एक्स सिटू का मीन होता है कि जब कोई एंडेंजर्ड और संकटग्रस्त जाति हो, तो आप जानते हो कि थ्रेटेंड, खतराग्रस्त, तो आप जानते हो कि उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से, प्राकृतिक आवास से लेकर हटाकर मानव की देखभाल में, ह्यूमन केयर में उसको रखा जाए तो एक्स सिटू होता है। जनरली कंजर्वेशन की अच्छी टेक्निक कौन सी, इन सिटू। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक टाइगर एक फॉरेस्ट में रहता है, अब उस टाइगर को प्रोटेक्शन देने के लिए, उस टाइगर को सुरक्षा देने के लिए उस पूरे फॉरेस्ट को ही प्रोटेक्टेड कर दिया। क्लियर? तो वो टेक्निक क्या है, इन सिटू है। इसमें अब टाइगर का तो हो ही गया प्रोटेक्शन, साथ में अदर स्पीसीज का भी प्रोटेक्शन होगा, तो वो एक अच्छी बात है बायोडायवर्सिटी के लिए। क्लियर? अब इंडिया में इन सिटू की जो टेक्निक्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे इंडिया में स्पेसिफिक एरिया और पूरे वर्ल्ड में भी जो स्पेसिफिक एरिया चिन्हित किए, हॉट स्पॉट रीजन। हॉट स्पॉट कंसेप्ट नॉर्मन मेयर ने दिया। अर्थ के ऐसे प्लेस जहाँ की बायोडायवर्सिटी बहुत ही हाई होती है और साथ साथ में वहाँ पर स्थानिक जातियों ने एंडेमिक स्पीसीज का परसेंटेज हाई होता है और एंडेंजर्ड की डिग्री भी वहाँ पर हाई होती है और वो एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस एरिया हैं, तो उनको आप कहते हो हॉट स्पॉट। नॉर्मन मेयर ने कहा था कि पूरे हॉट स्पॉट इस अर्थ के 1.4 एंड ऑलमोस्ट ज़्यादा 2% एरिया तक वो कवर करते हैं, लेकिन 1/3 जो स्पीसीज लॉस है, बायोडायवर्सिटी लॉस है, वो रुक जाएगा अगर इनको अपन प्रोटेक्शन प्रदान कर दें तो। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि इसके अलावा आप समझ रहे कि जो भी आपने बायोस्फीयर रिजर्व की बात की, बायोस्फीयर रिजर्व है, आपने बात की नेशनल पार्क की, नेशनल पार्क की बात आपने की, आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की आपने बात की। तो वो सारे टेक्निक क्या है, इन सिटू। और सैक्रेड ग्रूव्स, जो पवित्र उपवन है, वो भी क्या है, इन सिटू है। लेकिन जो आप समझ सकते हो कि जो बॉटनिकल गार्डन है, अब बॉटनिकल गार्डन में प्लांट स्पीसीज को लिविंग कंडीशन में रखा जाता है, तो बॉटनिकल जो गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क या सफारी पार्क जो है, या जो क्रायोफ्रिजरेशन टेक्निक है वो सारी किसमें आती है, क्रायोफ्रिजरेशन -196 लिक्विड नाइट्रोजन में। ये सारी टेक्निक्स आती है आपकी एक्स सिटू के अंदर। क्लियर? तो अब यहां से आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्स सिटू, इनमें से कौन सा एक्स सिटू नहीं है। क्लियर? तो यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन से तो मीन ही नहीं है। बॉटनिकल गार्डन एक्स सिटू है, फील्ड जीन बैंक भी एक्स सिटू है, सीड बैंक आप एक्स सिटू है। तो इट मीन यहाँ पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट। खैर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ऐसे मीन नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, फर्स्ट। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, वैश्विक जैव विविधता में किसकी जातियों की अधिकतम संख्या है। तो इन ऑप्शंस में से भाई आप जानते हो एनिमल्स में तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इंसेक्ट की है। टोटल एनिमल का 70-80% आपके आर्थ्रोपोडा और 70% आप इंसेक्ट, हर 10 जंतुओं में 7 आपके क्या है इंसेक्ट है, 7 इंसेक्ट है। क्लियर। और अगर आप बात करते हो प्लांट्स में, तो यहाँ अपन बात रहे कि फंजाई को प्लांटी में ही इंक्लूड किया गया है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो सभी प्लांट में फंजाई की, और हायर प्लांट की बात करते हैं एंजियोस्पर्म। क्लियर। तो यहाँ देखो आपके प्लांट के टाइप दिए गए हैं कि भाई फंजाई, तो पाई चार्ट आप देखते हो एनसीईआरटी के अंदर, तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसकी है, फंजाई की है। फिर आप कहते हो मोसेस फर्न तो बहुत कम है, एल्गी कमी है, लाइकेंस तो बहुत न के बराबर लाइकेन फर्न। क्लियर। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सिटिव कंजर्वेशन इज, भाई स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा, वो पूछ लिया गया। क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर नेशनल पार्क तो इंस्टीट्यूट है, नेशनल पार्क तो क्या भी राष्ट्रीय उद्यान इंस्टीट्यूट है। यहाँ आप समझ सकते हो कि सीड बैंक, तो सीड बैंक यहाँ पर क्या है एक्सिट्यूट है, सीड बैंक या पोलन बैंक जो भी होता है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन्य प्राणी अभ्यारण्य इंस्टीट्यूट है। क्लियर। और सैक्रेड ग्रूव्स मैंने आपको बताया पवित्र वन भी क्या है इंस्टीट्यूट है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, a species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called, कि एक जाति जो निकट भविष्य में विलोपन के उच्च जोखिम की चरमता का सामना कर रही है, क्या कहा जाएगा। भाई अगर आपने ध्यान दिया तो निकट भविष्य में वो विलुप्त हो जाएगी, एक्सिंट हो जाएगी, तो आप उसको क्या कहते हैं कि वनरेबल सुभेद नहीं कहेंगे, एंडेमिक स्थानिक तो कोई विशेष स्थान पर पाए जाने नहीं कहेंगे, और क्रिटिकल एंडेंजर्ड तो 100% उसको क्रांतिक संकटग्रस्त जाति कहेंगे, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। क्लियर। और फोर्थ नहीं होगा, तो 45 में आंसर क्या होगा, थर्ड आपका होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, तो स्टूडेंट आप ध्यान दें कि द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज, कौन सा संगठन जातियों की रेड सूची, तो बहुत अच्छा आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो सबसे बड़ी संरक्षण संस्था है ना, जो सबसे अपना लार्जेस्ट ऑथोरिटी है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो IUCN प्रतिवर्ष अपने एक रेड डाटा लिस्ट जारी करता है जिसमें संकटग्रस्त जातियों एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट को वो जारी करता है। इसके अलावा अपन बात जो विलुप्त हो गई या फिर जो विलुप्ति कगार पर या जो अपन बात रहे कि रिस्क पे हैं, जोखिम पे हैं, तो रेड डाटा लिस्ट वो जारी करता है। और रेड डाटा लिस्ट किसके अकॉर्डिंग जारी करता है, IUCN। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर क्या होगा बेटा, सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, तो बेटा ध्यान दें, इन इंडिया मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी सीन एट, भारत में अधिकतम जैव विविधता कहां पर देखी जाती है। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा जी की जो इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न हिमालय है, वो इंडिया के हॉटस्पॉट रीजन है। क्लियर। इंडो बर्मा री, तो आप जानते हो 34 हॉटस्पॉट रीजन है, 34 पहले 25 थे, फिर 9 और, तो 34 हॉटस्पॉट में 3 हॉटस्पॉट इंडिया में हैं। क्लियर। तो ईस्टर्न हिमालय एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालय, और ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। तो भाई इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो आप समझ पा रहे हैं बेटा जी कि ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, ये इंडिया के हॉटस्पॉट रीजन है, हॉटस्पॉट रीजन, हॉटस्पॉट रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, तो ध्यान दे बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन एक्सिटिव स्ट्रेटजी ऑफ प्लांट कंजर्वेशन, पादप संरक्षण की निमित्त में कौन एक बाह्य स्थानीय योजना नहीं है। फिर वही क्वेश्चन, वे कौन से एक्सिटिव नहीं है, इसमें आपसे इंस्टीट्यूट पूछा है, तो सीड बैंक अभी पहले आया था क्वेश्चन में, एक्सिटिव है। क्लियर। क्रायोफ्रिजरेशन बैंक क्या है, एक्सिटिव है। क्लियर। बॉटनिकल गार्डन क्या है, जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन क्या है बेटा जी, एक्सिटिव है। और फिर आपका क्वेश्चन होगा कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसका इनसे मीन नहीं है, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्रायोफ्रिजरेशन ऑफ गैमेट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर्ड टू एज, संकटग्रस्त स्पीसीज के युग्मकों का जीवनक्षम और जननक्षम स्थिति में निम्न ताप परीक्षण को क्या कहा जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि जो कम ताप पर संरक्षण के उसको आप कहते हो क्रायोफ्रिजरेशन टेक्निक। क्लियर। और आप
बेटा जी यहाँ पर कि इन सिटू क्रायोफ्रिजरेशन और बायोडायवर्सिटी जैव विविधता का स्वस्थता ने निम्नताप संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी जैव विविधता का स्वस्थता ने संरक्षण, एडवांस एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो आप समझ रहे हैं कि संकट स्पीसीज के युग्मों का जीवन समूह और जनन स्थिति में निम्न ताप पर आप उसको क्या करेंगे, तो आप समझ रहे हैं बेटा जी ये आपका होगा एडवांस्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, क्योंकि अपन उनको क्रायोफ्रिजरेशन टेक्निक की बात करेंगे और क्रायोफ्रिजरेशन टेक्निक की बात करेंगे तो आप जानते हो कि एडवांस टेक्निक है और एडवांस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। क्लियर। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप देखें बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन, निम्न में से दोनों युग्म सही संयोजित हैं। इन सिटू कंजर्वेशन टिश्यू कल्चर गलत हो गया, एक्स सिटू सेक्रेड ग्रुप, जबकि ये तो इन सिटू है और ये क्या है एक्स सिटू, तो ये रॉन्ग हो गया। क्लियर। और फिर इन सिटू कंजर्वेशन स्वस्थानी संरक्षण नेशनल पार्क सही है, एक्स सिटू कंजर्वेशन बॉटनिकल गार्डन, तो ये इन सिटू है ये एक्स सिटू है, तो ये करेक्ट है। क्लियर। इन सिटू कंजर्वेशन क्रायोफ्रिजरेशन रॉन्ग हो गया, एक्स सिटू कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गलत हो गया, इन सिटू कंजर्वेशन सीड बैंक गलत हो गया, एक्स सिटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क गलत हो गया। तो आप समझ रहे हैं अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड। क्लियर। तो बहुत अच्छी बात है ना ये। अब आप नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 51। मोस्ट एनिमल आर ट्री डेवलर इन, अधिकांश जंतु वृक्षों पर पाए जाते हैं। तो आप भी समझ सकते हैं अच्छे से कि भाई ज्यादातर जो ट्री बोर होते हैं अधिकांश ट्रीज पर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपके होते हैं। कहां पर होते हैं दोस्तों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्लियर है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो ट्री डेवलपर्स आपके पाए जाते हैं। क्लियर। अब आप समझ पा रहे हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लिनाकंठ लताएं एपिफाइट्स अधिपादप भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एरिया होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर होता है, रेनफॉल भी बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पर एक अच्छी क्लाइमेट होती है, बायोडायवर्सिटी हाई होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, जंतु और पादपों की विलुप्ति का कौन सा सबसे मुख्य कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई आप जानते हो कि जो बायोडायवर्सिटी लॉस के इविल क्वार्टेट है, 4 बुराइयां हैं इविल क्वार्टेट। क्लियर। फर्स्ट आपका है हैबिटेट लॉस सबसे इंपॉर्टेंट एंड फ्रेगमेंटेशन, देन आपका है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, और आप समझ पा रहे हैं कि जो और एक्सप्लॉयटेशन है अतिदोहन है, और आप जानते हैं कि कोएक्जिटेशन है सहविलोपन है। तो ये सारे हैं। आप समझ पा रहे हैं बेटा कि यहाँ पर एलियन स्पीसीज इन्वेजन नहीं आएगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो आप जानते हैं क्वेश्चन फिर रिपीट भी हो गया। तो सबसे जो प्रमुख आइंस्टाइन लाइन है, सबसे जो प्रमुख कारण है, जो सबसे आप जानते हो कि मेन कॉज है, क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, विलुप्ति होने का कारण है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्लियर। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि भूमि पारतंत्र अभिलक्षण है। मैं आप अच्छे से जानते हैं बेटा जी कि जो एग्रीकल्चर लैंड होगी, एग्रीकल्चर लैंड, तो एक ही टाइप के प्लांट की जो वेराइटी वहां पर ग्रो कराई जाएगी। क्लियर। और वो आप जानते हो कि मैन मेड इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो वहाँ सबसे न्यूनतम आनुवंशिक विविधता होगी, 100% है। क्लियर। क्योंकि आप समझ रहे हो कि भी एक ही वैरायटी को ग्रो कराया जाता है क्रॉप के अंदर, जैसे वीट की किसी एक वैरायटी को एक बड़े लैंड एरिया में ग्रो कराया जा रहा है। क्लियर। तो वहाँ जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो लिस्ट है बहुत कम है, क्योंकि एक ही वैरायटी स्पीसीज भी नहीं, एक वैरायटी है ओनली। क्लियर। फिर आपका है कि एब्सेंस ऑफ वीड, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वीड तो हो सकता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन वहाँ मीन ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट होंगे। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54 है। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट 54, कि हाउ मेनी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मेयर, कि नॉर्मन मेयर द्वारा अब तक विश्व में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट पहचाने जा चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था हॉटस्पॉट रीजन ऑफ बायोडायवर्सिटी, हॉटस्पॉट रीजन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो नॉर्मन मेयर ने कंसेप्ट दिया था, और आपको पता है स्टूडेंट्स कि बायोडायवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट रीजन होते हैं
वो आप समझ पा रहे हैं कि वो रीजन होते हैं जहां पर हाई बायोडाइवर्सिटी है, उच्च जैव विविधता है, हाई एंडेनिज्म है, एंडेनिज्म की डिग्री हाई है मतलब स्थानिकता उच्च है, कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज वहीं और कहीं नहीं है। इसके अलावा जो डिग्री ऑफ एंडेंजर्ड, संकट की डिग्री वहां पर हाई है, क्लियर। और आप समझ पा रहे हैं कि वो त्वरित आवासीय सतही के क्षेत्र यानी एसिलेटेड हैबिटेट लॉस, क्योंकि वहां अच्छे संसाधन है तो लोग उनको जल्दी से वनों को खत्म कर रहे हैं, क्लियर। तो ऐसे रीजन को अगर अपन बचाएं तो बायोडाइवर्सिटी में बहुत अच्छी अपन हेल्प मिलेगी। अब ये से कह रहे भी जब इनिशियली तुम जानते हो कि 25 हॉटस्पॉट रीजन थे और बाद में 9 और डिस्कवर्ड हुए तो टोटल हो गए 34, और टोटल हॉटस्पॉट तो 34 है पूरे वर्ल्ड में और 3 हॉटस्पॉट रीजन इन इंडिया, क्लियर। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे आ चुके हैं, क्लियर। तो नॉर्मन मेयर अब तक विश्व में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं? 34। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, स्टूडेंट ध्यान दें, रेड लिस्ट कंटेंट डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन, लाल सूची में किनके बारे में आंकड़े या सूचना होती है? तो वही चीज आ गई कि जो आईयूसीएन एवरी ईयर जो रिलीज करती है रेड डाटा लिस्ट, और बताया भी है कि आईयूसीएन 2004 के अकॉर्डिंग, तो उसमें वो जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं और आप जानते हो कि उनके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो एक्सिंक्ट यानी विलुप्त हो जाएंगी जल्दी ही, उनकी लिस्ट को जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर होगा प्लांट हुज प्रोडक्ट आर इंटरनेशनल ट्रेड, वे पादप जिनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हैं, कोई मतलब ही नहीं है। थ्रेटनेड स्पीसीज, संकटापन्न जातियां, एंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड, तो ये करेक्ट है। मैराइन वर्टिब्रेट ओनली, गलत है। ऑल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट, गलत है, क्लियर। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम किसको वर्णित किया? क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए बेटा जी कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हो गया, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, और उसके बाद अपन बात है पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन, इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट में जो साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट थे वहां पर आप समझ सकते हो कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, क्लियर। उन्होंने कहा कि अगर अपन एरिया इंक्रीज करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम तक की स्पीसीज एरिया डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, उसके बाद आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। और इसको अगर अपन लॉग स्केल बात करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी, इसके लिए S बराबर CAZ, और ये आपका log S बराबर log C प्लस Z log A, क्लियर। और जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा, आप जानते हैं कॉन्टिनेंट होगा या फिर ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट, उतनी ऊपर जाकर ये स्टेबल होगा। तो ये जो खड़ी लाइन है, तिरछी लाइन जो है, वो आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा आएगी। रिग्रेशन कोएफिशिएंट Z की वैल्यू को जो आप जानते हो कि अधिक तिरछी आएगी, इसमें जो ग्रेडियंट है ढाल में प्रवणता ज़्यादा होगी, तो Z का मान ज़्यादा, विविधता भी क्या होगी? ज़्यादा। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप उन्होंने प्रोवाइड किया था। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर, पराग कणों का बहुत वर्षों के लिए दरो नाइट्रोजन में, तो ये एक एक्सिट्यू टेक्निक है। और एक्सिट्यू यानी आप जानते हो कि लिक्विड नाइट्रोजन -196 पर क्रायो फ्रिजुएशन टेक्निक है, क्रायो फ्रिजुएशन टेक्निक है। तो ये -190 यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्सिट्यू कंजर्वेशन एक्सेप्ट। अब यहाँ पर बेटा जी आप ध्यान दे देखो कि इन सिटू टेक्निक से और एक्सिट्यू कितनी बार क्वेश्चन आ गया, और दिमाग आप इतना सा लगा लें कि इन सिटू टेक्निक होती किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिट में, चाहे एक टाइगर यानी पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट करें, तो वो आपका होता है इंस्टीट्यूट। अब जो नेशनल पार्क बनाए, लार्ज एरिया बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये जो सारे बताए सेक्रेड ग्रूव्स, हॉटस्पॉट, ये सारे क्या हैं? इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन आप जानते हो कि पर्टिकुलर प्लेस पे एंडेंजर्ड स्पीसीज को ह्यूमन केयर में अगर रखा जाए तो वो आपका क्या होता है? एक्सिट्यू होता है, क्लियर। तो यहाँ से आप सोचा है कि भाई कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आएगा? भाई बोटनिकल गार्डन एक्सिट्यू में आएगा, बीच बैंक एक्सिट्यू में आएगा, सेक्रेड ग्रूव्स नहीं आएगा, और वैसे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आ जाते हैं एक्सिट्यू में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं आती, आप समझ रहे हैं ना। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ सेक्रेड ग्रूव नहीं आएगा, ये इंस्टीट्यूट है। तो अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी थर्ड। तो बेटा जी आप क्या है कि एक्सिट्यूट एक पर्टिकुलर लिस्ट तैयार कर ले ढंग से, तो फिर आपका कोई क्वेश्चन करते देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए आपसे, क्लियर। तो फिर आप नेक्स्ट करें, क्लियर। क्वेश्चन नंबर
59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, पादप और जंतुओं को विलोपन के कगार के लाने के लिए निम्न में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण कौन सा है, वही हैबिटेट लॉस। क्लियर, इविल क्वार्टेट के अंदर। तो यहां पर देखो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लॉयटेशन भी है सेकंड नंबर पे, फिर एलियन स्पीसीज ये भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सबसे मेन कोज है जो एंशिएंट लाइन दे रखी है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि आपको पता है बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो 14% लैंड एरिया पे स्प्रेड थे, आज आप डिक्रीज होकर जानते हो 6% पे रह गए हैं। और अमेजन रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ प्लैनेट, जिनको भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर के लिए या ग्रास लैंड के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी कटाई हो रही है, जो बहुत चिंता का विषय है नेचर के लिए। क्लियर, तभी अपन ऐसे संकटों से जूझ रहे हैं, नेचर को अपन चैलेंज कर रहे हैं या फिर रिसोर्सेज को अपन खत्म कर रहे हैं। क्लियर, तो आप समझ पा रहे हैं कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड। सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था। तो भाई रियो डी जेनेरियो के अंदर जो सम्मेलन आपका हुआ था, आपको भी पता होना चाहिए बेटा कि रियो डी जेनेरियो के अंदर जो संकल्प हुआ था टू असेट थ्रेट पोस्ट टू नेटिव स्पीसीज इन्वेजिव वीड स्पीसीज, आक्रामक अतर्पण जातियों द्वारा स्थानीय जातियों में जोखिम के मूल्यांकन के लिए नहीं। CFC फॉर इमीडिएट स्टेप टू डिसकंटिन्यू यूज ऑफ CFC दैट वर डैमेजिंग द ओजोन लेयर, CFC के उपयोग को तत्काल समाप्त करने के लिए जो ओजोन परत का ह्रास कर रही है। टू रिड्यूस CO2 इमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, CO2 उत्सर्जन और वैश्विक उष्मन को कम करने के लिए। और फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, की जैव विविधता के संरक्षण के लिए और उससे लाभ धारणीय उपयोग के लिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि भाई जो समिट हेल्ड रियो डी जेनेरियो जो हुई था पृथ्वी सम्मेलन, वो आता जैव विविधता के संरक्षण और उसके लाभ के धारणीय उपयोग, यानी अपन संसाधनों का नियति से उपयोग करें। क्लियर, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी क्या होगा 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बार बार वही कि यहाँ पर देखो बॉटनिकल गार्डन, अब यहाँ नॉट ए मेथड ऑफ इन सिटू, तो बॉटनिकल गार्डन क्या है, एक्स सिटू सही आ गया। अब सैक्रेड ग्रूव्स इन सिटू है, क्लियर, इन सिटू है सैक्रेड ग्रूव्स। क्लियर, अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व है, इन सिटू है। क्लियर, अब आप देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू है। क्लियर, तो यहाँ पर एक्स सिटू क्या हुआ आपका बॉटनिकल गार्डन। तो आपसे पूछा कि नॉट ए मेथड ऑफ इन सिटू। क्लियर, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है बेटा। क्लियर, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, क्योटो प्रोटोकॉल वाज एंडोर्स एट, क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था। तो अपन कहेंगे COP3 की अपन बात करते हैं। क्लियर, तो बेटा जी आप बात कर रहे हो कि भाई COP3 ये आपका होता जब अपने COP3 आंसर इसका होगा थर्ड 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाई, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाई इंक्रीजिंग डिफोरेस्टेशन, स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। वनोन्मूलन में वृद्धि करके और जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करके, पॉसिबल ही नहीं इनके डिफोरेस्टेशन, अगर अपन वनोन्मूलन को बढ़ावा देंगे, वनों की कटाई को बढ़ावा देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा, CO2 इमिशन ज्यादा होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर आपका वनोन्मूलन में वृद्धि, इंक्रीजिंग डिफोरेस्टेशन, रिड्यूसिंग इफिशियंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन कम करके, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो ये करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग थर्ड। क्लियर, और रिड्यूसिंग रिफोरेस्टेशन, इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये भी गलत है भाई। अपन को ग्रीन हाउस के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 सबसे मेन रेस्पॉन्सिबल है। अब CO2 की इमिशन को, CO2 के उत्सर्जन को कम करना है। क्लियर, तो अपन को फॉरेस्टेशन यानी रिफॉरेस्टेशन, वनों को तो बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी वो CO2 को फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे। क्लियर, और आप जानते हो कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या फिर बर्निंग वुड है, इनको अपन को डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे न कैसे अपन को CO2 के अमाउंट को डिक्रीज करना होगा। क्लियर, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इनटू फोर्स। तो ये एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट आपका है 1974, और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन जो एक्ट आपका है 1981, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
एनवायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था वो प्रोटेक्शन एक्ट आपका है 1986 में, क्लियर। और आप जानते हो कि ध्वनि को भी फिर साउंड को भी या जो नॉइज है उसको भी फिर बाद में एयर पोल्यूशन में 1987 में। तो मैंने सारे आपको एक्ट बता दिए ना, इसलिए याद करवा दिए। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4, क्लियर। फिर आप कहते हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ए लोकेशन विथ लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकेन ऑन द ट्रीज इंडिकेट दैट। आपको ही पता है कि जहां SO2 का पोल्यूशन होगा वहां तो लाइकेन कभी ग्रो ही नहीं कर सकता, वो अच्छा इंडिकेटर है। और SO2 पोल्यूशन एरिया में तो ग्रो ही नहीं कर सकता, इसलिए लाइकेन सबसे अच्छे ट्रीज पर वहां ग्रो करेंगे जहां पोल्यूशन नहीं है, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि ट्रीज आर वेरी हेल्थी, नहीं होगा। ट्रीज हैवीली नहीं, और लोकेशन हाईली पोल्यूटेड, बिल्कुल ही नहीं। लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड, 100% करेक्ट आंसर इज 4, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66, द जोन ऑफ एटमोस्फेयर इन द विच द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित होती है। तो आप भी जानते हो कि ट्रोपोस्फीयर जो सौरमंडल होता है 0 से 16 किलोमीटर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर आता है समताप मंडल, उसका जो ऊपर लेयर होता है वो आपका होता है ओजोन लेयर, क्लियर। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल वाला एरिया होगा, आंसर क्या होगा 3rd, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गैसेज आर प्रोड्यूस इन एनारोबिक स्लज डाइस्टर। कौन सी गैसें अवायवीय जो आप जानते हो आपंग सपचत्र में उत्पन्न होती है, क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 2nd, बाकी में तो 2 ये है, क्लियर। तो 2nd इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, ए स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ ए केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव्स। एक रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के विकास में लगा हुआ स्क्रबर क्या हटाता है। आपको पता है बेटा कि एयर पोल्यूशन में जो 3 डिवाइसेज आपको दे रखी है, सबसे पहले आपको दे रखी है ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो एग्जॉस्ट में मौजूद 99% से भी ज्यादा जो पार्टिकुलेट मैटर होता है कणिकीय प्रदूषण को रिमूव कर देता है ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आप जानती हो कि वहां अपन बात रहे कि हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड वायर्स लेते हैं और 1000 वोल्ट जब पास करते थे ये डिस्चार्ज कोरोना फॉर्म हो जाता है, क्लियर। आप जानते हो कि ये हाईली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड वायर्स, तो फिर ये आपका इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कोरोना। और ये डर्टी एयर होती है, यहाँ जिंक की अंडरग्राउंडेड ये प्लेट्स होती हैं, जैसे ये डस्ट पार्टिकल से ये इलेक्ट्रॉन खूब ज़्यादा यहाँ रिमूव होते हैं तो सट जाते हैं, तो फिर यहाँ गिर जाएंगे नीचे, क्लियर, अट्रैक्ट होकर। तो ये तो था ESP। फिर अपन कहते हैं कि जो कण जिनका साइज, पार्टिकल जिनका साइज 2.5 से कम है, बहुत लेस साइज के हों, या SO2 जैसी जो आप जानते हो कि विषैली गैस होती है, SO2 जैसी गैस को रिमूव करने के लिए किसको, स्क्रबर मार्जक। तो स्क्रबर मार्जक में आप अच्छे से देखते हैं, स्क्रबर में आप देखते हैं कि इस फॉर्म में स्क्रबर होता है। यहां से अपन डर्टी एयर देते हैं, यहाँ लाइम का स्प्रे देते हैं, अपन लाइम का स्प्रे है ना, वाटर लाइम स्प्रे। तो यहाँ SO2 लाइम से रिएक्ट करके CaSiO2 हो जाता है ना, तो यहाँ गिर जाएगी CaSO4, कैल्शियम सल्फेट का जो अवक्षेप बनेगा, कैल्शियम सल्फेट है ना, ये CaSO4, क्लियर। और पार्टिकुलेट मैटर वेट होकर यहाँ गिर जाएगा, तो इसको आप कहते हैं स्क्रबर। तो भाई आप क्या करता है, गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस को वो रिमूव कर देता है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट, पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज लेस देन 2.5, क्लियर। गैसेज लाइक ओजोन नहीं होगा, और पार्टिकुलेट मैटर ऑफ द साइज 2.5 मीटर लेस, क्लियर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर। तो ये स्क्रबर आपका होता है, अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन बाय ग्रीन हाउस गैस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग। एक समुचे वैश्विक उष्णन के लिए किस हरित गैस का सबसे अधिक योगदान होगा। आपको ही पता है बेटा जी कि जो ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं, जो जनरली आपकी नॉर्मल एनसाइड में दे रखी हो, तो ये है कि आप जानते हो कि मोर देन 60% जो होती है वो CO2 होती है, 60%। तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर क्या आएगी, CO2। फिर आप जानते हो कि जो 20% आपकी होती है CH4 के बाद मेथेन होती है, क्लियर। CH4 क्या होती है, मीथेन। फिर 14%, अबाउट 60%, 20%, और फिर CFC 14%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%। तो फिर आपकी क्या होती है
CFC, क्लियर। और फिर आपका होता है 6% N2O, तो फिर आपका होता है N2O कितना 6%, क्लियर। इसके अलावा आप जानते हो कि SO2 रेसिक गैसेस भी हो सकती हैं, जो नीट 2019 में क्वेश्चन आया केमिस्ट्री एनसेट से इनसे मिलाकर, क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि ये आपका होता है। यहाँ तो आपसे पूछा कि सबसे मेजर कौन सी है, तो CO2, तो अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी फर्स्ट CO2, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इन ए लैक पोल्यूटेड विथ पेस्टिसाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड विल बी फाउंड। पीडकनाशी प्रोड्यूस झील में पीडकनाशी का स्तर सबसे अधिक किस में होगा, फिश में, हाइड्रोफाइट्स में, वाटर बर्ड्स में या प्लैंकटन में, तो सबसे ज्यादा होगा वाटर बर्ड्स में, जो सीगल होता है, क्लियर। आपको पता है बेटा कि जो भी पेस्टिसाइड होते हैं या फिर स्पेशली अपन DDT या मर्करी HG की बात करते हैं, बायो मैग्निफिकेशन शो करते हैं, तो इनका क्या है कि ना तो मेटाबॉलिज्म में पार्ट करता है ऑर्गेनिज्म, इनको आप जानते हैं इनका डिग्रेडेशन भी नहीं होता, तो ट्रॉफिक लेवल पे इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है, उसका बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, क्लियर। इसलिए आप जानते हो कि जैसे आपको DDT का एक बेस्ट एग्जांपल वहां दे रखा है, फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड देन फिश ईटिंग बर्ड, जो सीगल होता है। तो आप समझ रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स गलत, सही है, क्लियर। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट पैनल, सही है। IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये आप समझ पा रहे हैं बेटा कि 71 क्वेश्चन के अंदर आपका होगा UNEP, सॉरी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट पैनल, ये सही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 72, हाई वैल्यू ऑफ BOD बायोकेमिकल ओशन डिमांड इंडिकेट दैट, BOD के उच्च मान से संकेत मिलता है कि कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर इज हायर बाय द माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव पानी में कार्बन पदार्थ की खपत अधिक, वाटर इज प्योर, वाटर इज हाईली पोल्यूटेड और वाटर इज लेस पोल्यूटेड। तो BOD अगर जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, BOD होती है कि जैसे 1 लीटर वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए जो माइक्रोब्स को O2 रिक्वायर्ड होती है, दैट इज BOD। अपन कहते हैं BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑर्गेनिक मैटर, BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑर्गेनिक मैटर, और जितना ज्यादा BOD होगा, जितना BOD ज्यादा उतना ही वाटर हाईली पोल्यूटेड होगा। वाटर क्या होगा, हाईली पोल्यूटेड, तो पानी बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड होगा, क्लियर। तो ये आपको तो वाटर इज हाईली पोल्यूटेड, पानी अत्यधिक प्रदूषित है। तो आप समझ रहे हैं कि 72 के अंदर आपका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, क्लियर। तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विथ ग्रेटर UV रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन। समतापमंडल के ओजोन के सेकंड वायुमंडल उच्चतर UV विकिरण से निम्न प्रमुख जोखिमों का एक है। तो आप जानते हो कि भाई अपनी स्किन सेल्स को डैमेज कर देता है, स्किन सेल को आप समझ पा रहे हैं कि डैमेज कर देता है, और इंक्रीज लीवर कैंसर। तो यहाँ पर आपका लीवर कैंसर करता ही है, इंक्रीज, सॉरी यहां आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर UV रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन, कि समताप मंडल के ओजोन के क्षय के कारण वायुमंडल उच्चतर है UV विकिरण से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख स्वास्थ्य जोखिमों में से कौन सा एक नहीं है। तो लीवर कैंसर नहीं हो सकता, स्किन कैंसर होता हो, ये नहीं है। इंक्रीज्ड स्किन कैंसर 100% सही है। रिड्यूस इम्यून सिस्टम, ये भी सही है। डैमेज टू आई, जो जानते हो कलर, आप जानते हो कि स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो ये तीनों अफेक्ट है उसका, ये नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 स्टूडेंट्स। तो देखें राचेल कार्सन फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग रिलेटेड टू, राचेल का प्रसिद्ध पुस्तक निरो वसंत साइलेंट का संबंध किससे है, क्लियर। तो अपन बात करते हैं बेटा जी कि जो राचेल कार्सन की बुक है, राचेल कार्सन की जो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि जो बुक है उसका किससे रिलेशन है, तो पेस्टिसाइड पोल्यूशन से उसका, राचेल कार्सन की बुक का, क्लियर। तो ये आपका आंसर क्या होगा इसका, सेकंड, क्लियर। इकोसिस्टम मैनेजमेंट से नहीं है, नॉइज पोल्यूशन से नहीं है, पॉपुलेशन
एक्सप्लोजन से भी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन ऑफ, आपको पता है कि भी एसिड रेन किससे होती है, SO2 NO2, और एसिड रेन में H2SO4 HNO3 होता है। क्लियर। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट 77, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिन एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल नोन एज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि भी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल नोन एज, अनुक्रमिक पोषक स्तरों पर विष की सांद्रता बढ़ने को क्या कहोगे आप, कि अगर ट्रॉपिक लेवल, देखो अपन कोई चीज खाते हैं अगर अपने बॉडी के अंदर उस मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाए या डिग्रेड हो जाए तो वो आप समझ पा रहे हो कि वो बायोडिग्रेडेबल, लेकिन आप जानते हो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, स्पेशली जो पेस्टिसाइड्स हैं, DDT है या जो हैवी मेटल्स हैं, मरकरी है, तो ना तो इनका डिग्रेडेशन होता है ना मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं, और ये लिपिड में डिजोल्व होते हैं, बॉडी में इनका जो कंसंट्रेशन होता है ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज होता जाता है। इसको आप कहते हो बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। तो आप समझ रहे हैं कि एक टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन, और आपको अच्छे से दे रखा है जैव आवर्धन DDT का एग्जाम्पल देकर, तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड बायोमैग्निफिकेशन। बाकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन ही नहीं है, बायो जियोकेमिकल साइकिल तो गैसेस या सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं। क्लियर। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी जो है। अब आप ध्यान दें क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78, ए रिवर विथ एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, एक नदी में जब कार्बनिक अपशिष्ट से भरपूर घरेलू आयतुमल बहकर गिरता है तो परिणाम क्या होगा। आप भी जानते हो कि जैसे ही रिवर में डोमेस्टिक सीवेज है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, और वो डिग्रेडेड है, तो जैसे ही वो जाएगा तो बैक्टीरिया को मटेरियल मिलेगा, बैक्टीरिया बहुत फास्ट उसको डिकम्पोज करेंगे, उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, तो वाटर की ऑक्सीजन लो जाएगी, डिजोल ऑक्सीजन, तो जो फिशेज और अदर एक्वेटिक और उनकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं ना। आप वो ग्राफ भी देखते हैं कि जैसे ही डोमेस्टिक सीवेज का डिस्चार्ज होता है, घरेलू आयतन का विसर्जन होता है, तो बहुत फास्ट DO गिरता है और BOD उड़ जाता है, तो जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उनकी डेथ हो जाती है, फिर बहुत टाइम बाद में रीअपियर होते हैं वो। तो यहाँ पर आपका होगा इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब ऑर्गेनिज्म, जलीय भोजन की समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, नहीं। एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल न्यूट्रिएंट, गलत। डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है कि जैसे ही BOD इंक्रीज होगी तो डिजोल ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो एक्वेटिक के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगी ना, तो आप जानते हैं कि डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। तो आप भी जानते हो कि स्किन कैंसर है, स्किन सेल एजेजिंग है, इसके अलावा स्नो ब्लाइंडनेस है, या जो म्यूटेशंस हैं, आप जानते हो कि जो UV रेज और ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा तो UV रेज डायरेक्ट आएगी, UVB सबसे ज़्यादा जो आप जानते हो कि फैतल होती है, बहुत ज़्यादा लेथल होती है, घातक होती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि वातावरण में किस गैस की कमी होने पर त्वचा कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे, तो ओजोन लेयर कम हो जाएगी तो डायरेक्टली UV रेज आ जाएंगी। क्लियर। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी, और बायोडायवर्सिटी चैप्टर के लास्ट में आपको ये दे रखा है कि भाई JFM क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है। जॉइंट फॉरेस्ट संयुक्त वन प्रबंधन है, जो लोगों की भागीदारी और उनको भाई अवेयर किया गया कि आप इनके उत्पाद प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन आपको इनको प्रोटेक्ट करना होगा। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें कि भाई जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग, संयुक्त वन प्रबंधन की धारणा भारत में किस दौरान, 1980। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वहां से डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे पाए थे, तो बहुत अच्छे आप इस डेटा को याद रखें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, ए लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, कार्बनिक अपशिष्ट से भरी किसी झील में क्या हो सकता है। आपको पता है कि यूट्रोफिकेशन होता है, झील की धीरे धीरे एजेजिंग होती है। क्लियर। तो आप कह रहे हैं कि ड्राइंग ऑफ द लेक ड्यू टू एल्गल ब्लूम, शैवाल स्प्रिंग झील का सूख जाना, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ फिश ड्यू टू लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट, मोर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो सीधी सी बात है कि मोर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। आंसर क्या होगा, थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट भाई आप समझ पा रहे हैं कि 81 के अंदर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, द हाईएस्ट DDT कंसंट्रेशन एक्वेटिक फूड चेन सेल अकर इन, जलीय खाद्य श्रृंखला में अधिकतम DDT की सांद्रता किसमें होगी। तो भाई सीगल, मैंने बताया था ना कि भाई सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, फिर फिश ईटिंग बर्ड सीगल।
तो आप समझ पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर, क्रैब नहीं होगा, फाइटोप्लैंक्टन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स। एरोसोल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन मान्य नहीं है। क्लियर, तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि भी दे आर अल्टर रेनफॉल एंड मॉनसून पैटर्न, ये वर्षा और मानसून की पद्धति को परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल नहीं। और एरोसोल धुआं के कण होते हैं, तो दे कॉज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसके आकर्षित उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। क्लियर, और दे हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, ये भी सही। दे आर हार्मफुल ऑफ ह्यूमन हेल्थ, ये भी सही। यहां पूछा आपसे एरोसोल के विषय में कौन सा कथन मान्य नहीं है, तो ये आपकी बात हो जाएगी भी दे कॉज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मीन ही नहीं है, बढ़ा ही नहीं सकते हैं भाई। रेनफॉल मानसून पैटर्न थोड़ा चेंज कर, लेकिन कोज इंक्रीज एग्रीकल्चर में मतलब ही नहीं उनका, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि देखो स्मोक प्लस फॉग, तो आपका होता है स्मॉग, ये आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है जो अपने मेन फॉर्म में रहे, मूल रूप में ही रहे, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट दो या दो से अधिक प्राइमरी पोल्यूटेंट की रिएक्शन से आपका सेकेंडरी होता है, जैसे सल्फर स्मोग। क्लियर, फोटोकेमिकल स्मोग, और फोटोकेमिकल स्मोग में आप अच्छे से जानते हो क्या फॉर्म होता है, पर ऑक्सीडाइज्ड नाइट्राइल पैन प्लस O3, और ओजोन O3 एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। क्लियर, तो आप समझ रहे हैं कि आंसर क्या होगा, आंसर विल बी सेकंड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा, 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया जाता है। क्लियर, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आंसर फर्स्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, इन स्ट्रेटोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। समताप मंडल में ओजोन के विकृतीकरण और आणविक ऑक्सीजन की विमुक्ति में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आप जानते हो स्टूडेंट्स की ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे C2F2Cl4। अब ये आप जानते हो कि जो यूवी रे से रिएक्ट करता है तो C2F2Cl3, और ये आपका होगा फ्री इलेक्ट्रॉन जो कैटलिस्ट के यूज होगा। तो ये जो क्लोरीन होगा, ये क्लोरीन ही ओजोन का क्या करता है, डिप्लीशन करता है। Cl और जो भी ऑटोमिक ये डिप्लीशन करता है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ये आप जानते हैं कि मिलियन मॉलिक्यूल का अपना डिप्लीशन कर देता है क्या, क्लोरीन। क्लियर, और आप जानते हो वैसे जनरली जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वहां ओजोन के विघटन की और जो बनने की जो रेट होती है बैलेंस होती है, लेकिन ऐसा होने पर फिर क्या हो जाएगा, ओजोन परत का क्षय हो जाएगा, डिप्लीशन हो जाएगा। तो वहां पर कौन जिम्मेदार है, क्लोरीन। आंसर क्या होगा, थर्ड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ध्यान दें, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। स्तंभ फर्स्ट में दी गई मदों का स्तंभ सेकंड की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए विकल्प में सही का आपको चयन करना है। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन आप जानते हो किसी भी लेक, झील या स्मॉल पॉन्ड इन लेक की एजेजिंग, यानी उसकी आयु यानी उसकी एज को बताता है। झील जितनी न्यू होगी, यंग होगी, उतना ही आप जानते हो कि वाटर प्योर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। जैसे जैसे टाइम जाएगा ऑर्गेनिक मलबा, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा, तो झील अपने बात किस उथली और गर्म हॉट हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि माइक्रोबियल जो एक्शन, और धीरे धीरे मलबा बढ़ता गया तो हो सकता है कि वो नेचुरल एजिंग थ्रू फिर वो एक दिन टेरेस्ट्रियल रीजन में चेंज हो जाए, लेकिन 1000 ईयर प्रोसेस होगी, इसको आप कहते हो यूट्रोफिकेशन। लेकिन आजकल आप जानते हो कि पोल्यूशन बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है, तो उसको आप कहोगे एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। क्लियर, तो यूट्रोफिकेशन क्या है, न्यूट्रिएंट, झील में धीरे धीरे न्यूट्रिएंट इंक्रीमेंट होता है आपका, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, पोषक समृद्धि आपकी होती है। सैनिटरी लैंडफिल क्या होते हैं, सैनिटरी लैंडफिल वेस्ट का डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट का जो डिस्पोजल होते हैं, जो आप जानते हो कि म्युनिसिपैलिटी यानी जो नगर पालिकाएं आपकी रखती हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वेस्ट डिस्पोजल। और आप जानते हो स्नो ब्लाइंड है, तो स्नो ब्लाइंड UVB रेस्पॉन्सिबल होता है। और झूम कल्टीवेशन,
जो डिफोरेस्टेशन में हेल्प कर रही है, कि काटो और जलाओ स्लैश एंड बर्न, यानी आप जानते हो कि जो ट्राइब्स होती है, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो आगे से आगे नई एग्रीकल्चर लैंड के लिए वनों को काटते हैं और जलाते हैं, फिर कई दिनों तक एग्रीकल्चर फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो ये यहाँ पर इस प्रकार से आपका होगा। तो ए में आपका आंसर है थर्ड, ए में थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट ही है, ए में थर्ड हो गया। बी में फोर हो गया। सी में फर्स्ट हो गया और डी में सेकंड। अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ दीज फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट? निम्न में से कौन सी विधि नाभिक के अपशिष्टों के निपटान के सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो अपशिष्ट को गहरे महासागर नीचे चट्टानों में डाल देना, बरी द वेस्ट विथ इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस, अपशिष्ट पृथ्वी सतह से नीचे गहरी चट्टान दबा देना। बस आंसर आपका इसका क्या होगा? सेकंड ही होगा। क्लियर? तो आप समझ रहे बेटा कि वैसे तो फिर भी वो रेडिएशन रिलीज करते हैं, लेकिन यही उसका है। फिर आप कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डिड एम टू रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर? कौन से प्रोटोकॉल में वायुमंडल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप जानते हो कि ओजोन के अपक्षय से रिलेटेड है, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। तो आप समझ रहे हैं कि भाई वो आपका था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिशन को कम करने ताकि ओजोन का डिप्लीशन नहीं हो। और क्योटो प्रोटोकॉल था वो तो जापान में CO2 ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए। क्लियर? तो ये आपका होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इन मेनली रेस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस इफेक्ट? निम्न में गैसों का कौन सा युग्म ग्रीन हाउस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? तो भाई आप भी समझ सकते हैं कि भाई जो ग्रीन हाउस गैसों में मैंने आपको भी बताया था कि 60% सबसे मेन गैस होती है, 60% CO2। देन सेकंड आपकी होती है मीथेन, सबसे मेजर ये दो ही हैं। 20% मीथेन होता है, CFC होता है आपका 14%, और N2 आपका होता है 6%। और इसके साथ में अपन बात करें कुछ अमाउंट में आप समझ रहे हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड ये भी आपके होते हैं। तो यहाँ तो आपसे पूछा है कि मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है, तो मुख्य रूप से कौन है? CO2 और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। क्लियर है? ये आपका 90 क्वेश्चन का आंसर होगा। देन 91, ड्यू टू इंक्रीज एयरबोर्न एलर्जिक एंड पोल्यूटेंट मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू। वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थान में काफी व्यक्ति श्वसन विकार जो गरगराहट उत्पन्न करते हैं पीड़ित हैं। क्यों भाई? तो आप समझ पा रहे हैं बेटा जी कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज ऑफ द एलोरी वॉल्स, ऐसा नहीं है। रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ सर्पेक्टेंट बाय न्यूमेसाइट्स, ऐसा भी नहीं है। और बिगिन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, नासिका गुहा में श्लेष्मा स्तर मामूली वृद्धि, ऐसा भी नहीं है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, श्वसनी व श्वसनीयकाओं का इन्फ्लेमेशन, ये सही है। तो आंसर होगा फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट, तो आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कि ऐसा इकोलॉजी का पूरा आपका सॉल्यूशन हो गया। और बेटा जी इकोलॉजी में जो इकोसिस्टम के अंदर फूड वेब हैं, फूड पिरामिड हैं, तो वहाँ अपराइट पिरामिड क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर का क्या पिरामिड है, पिरामिड ऑफ बायोमास का क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, और कैसे वो पूरा आपका कहाँ कहाँ आप जानते हैं कि स्पिंडल पिरामिड आपके आएंगे। और हम एनसेट एग्जाम्पल के थ्रू और भी आगे हम आपको वीडियोज में बताएंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से सोल्व करें। इकोलॉजी फर्स्ट और सेकंड बहुत स्कोरिंग टॉपिक है इकोलॉजी। एनसीईआरटी चारों चैप्टर आप फुल एनसीईआरटी से पढ़ दें, और लास्ट के दो चैप्टर जो अपन हल्के में ले लेते हैं, बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट इशू, आप यहाँ देख रहे हैं कि पर ईयर 6 से 7 क्वेश्चन जो छोटे चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर एक पॉइंट भी नहीं आता है। तो आप इनको बेस्ट करें, अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच। और आप इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, लोगों की हेल्प करें, और आप हमको थैंक्स कहें। फिर भी हम आपके लिए और सेवा में हम तत्पर रहेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। थैंक यू वेरी मच।